समक्ष सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत आधुनिक पद्धति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धति की परंपरागत अध्ययन पद्धति पे चर्चा किए थे। उस परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने आगमनात्मक, निगमनात्मक पद्धति पे चर्चा किए थे। ये आगमनात्मक पद्धति में हम ऐतिहासिक प्रयोग, तुलना और निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और निगमनात्मक पद्धति में हम किसी सिद्धांत के सत्य होने की कल्पना पहले कर लेते हैं। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने 4 पद्धतियों का अध्ययन किया था। पर्यवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक। ये जो चारों पद्धतियां हैं, पर्यवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक, ये आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। इन चारों के सीमाओं यानी उसकी समस्याएं क्या है उस पद्धति में, और इस पद्धति को अपनाते समय किन किन सावधानियों को प्रयोग में लाना है, इसका अध्ययन हम लोग किए थे। और निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत एक पद्धति जो दार्शनिक पद्धति है, दार्शनिक पद्धति, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है और प्लेटो इसके प्रणेता हैं। पिछले क्लास में हम लोग इसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक या अन्य पद्धतियां जिसे कहते हैं उसका अध्ययन आज के क्लास में करेंगे। तो इस आधुनिक पद्धति के अंतर्गत जो पहली पद्धति है, इसमें हम लोग सावयव पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, वैधानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, जो परंपरागत पद्धति में नहीं आता है बल्कि इसे आधुनिक या अन्य पद्धतियों के नाम से हम जानते हैं। तो इस आधुनिक पद्धति में सबसे पहले सावयव या जिसे सादृश्य पद्धति भी कहते हैं, सादृश्य पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसमें गिल क्राइस्ट ने इस पद्धति की विस्तृत चर्चा किया है और इस पद्धति को व्यापक रूप में ब्लंटस्ली और हार्वर्ड स्पेंसर ने प्रयोग में लाया है। स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते हुए राज्य और मानव के बीच समानताएं क्या है या सादृश्य क्या है उसको ढूंढे और उसी के आधार पे सावयव सिद्धांत का प्रयोग किया है। कुछ समस्याएं या सीमाएं इसके अंतर्गत जो आती हैं, यह एक संभावना का सूचक है, निश्चितता का नहीं। इसलिए इसके परिणाम जो होते हैं वह भ्रमपूर्ण होते हैं, हमेशा निश्चित परिणाम इसके आने की संभावना नहीं रहती है। तो ये पहला है आधुनिक पद्धति का सावयव या सादृश्य पद्धति, यानी राज्य और मानव के बीच सावयव या राज्य और मानव के बीच एक सादृश्य या समानता स्थापित किया जाता है इस पद्धति के अंतर्गत। दूसरी पद्धति जो है वह है वैधानिक पद्धति। वैधानिक पद्धति से तात्पर्य होता है कि इसमें राजनीतिक अध्ययन में वैधानिक पद्धति को अपनाने पर जोर दिया गया है और यह प्रणाली राज्य को एक वैधानिक इकाई मानती है, जिसका काम क्या होता है, कानून बनाना और उसे कार्य रूप में परिणित करना। यानी वर्तमान में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं राज्य के अंतर्गत, उसमें क्या है, शासन के जो भी अंग हैं, मुख्य रूप से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्य रूप में परिणित करती है या उसे क्रियान्वित करती है, और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है, संविधान की रक्षा करती है और लोगों को दंड देने का कार्य उसी आधार पे किया जाता है। तो इस वैधानिक इकाई की मान्यता यह है कि इसके अनुसार
राज्य जिसका कार्य क्या है, कानून बनाना और उसे लागू करना है। नेक्स्ट आता है सांख्यिकीय पद्धत। सांख्यिकीय पद्धत नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें संख्या का बोध हो, यानी सांख्यिकीय पद्धत। सांख्यिकीय पद्धत का प्रयोग अक्सर आंकड़ों संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय पद्धत को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मतदान हो गया, जनसंख्या हो गया, जनमत हो गया, या आंकड़े इकट्ठे करने के लिए इस पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें जो समस्याएं आती हैं उसमें कि यह तुलनात्मक, ऐतिहासिक और पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इसकी भी बहुत ऑथेंटिक आंसर की संभावना कई बार नहीं रहती है। नेक्स्ट सांख्यिकीय पद्धति के बाद हम आते हैं जीव शास्त्रीय पद्धति। जीव शास्त्रीय पद्धति, जीव शास्त्रीय मतलब प्राणी से संबंधित है। इस जीव शास्त्रीय पद्धति अंतर्गत इस पद्धति में हम राज्य को एक सावयव मानते हैं। सावयव से तात्पर्य शरीर से। आप लोग पूर्व में भी अध्ययन किए होंगे आंगिक एकता, यानी इस पद्धति के जो समर्थक हैं वह राज्य को मानव शरीर से एक तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं कि जिस तरह से मानव शरीर के अलग अलग अंग हैं, उनका अस्तित्व तभी तक है जब तक कि वह शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से यदि उन अंगों को बाहर कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वैसे ही राज्य के संगठन एवं विकास के साथ प्राण विज्ञान की इकाई की समानता स्थापित की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य के संगठन एवं विकास के साथ एक प्राण विज्ञान की समानता स्थापित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। और इस पद्धति के अंतर्गत हम निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाते। ये जीव शास्त्रीय पद्धति है। इसके बाद पांचवा है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज, चूंकि व्यक्ति ये एक सामाजिक माना जाता है, इसके अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है। मनुष्य भी एक मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसके नाते वह समाज में रहना पसंद करता है, जिसमें समाज का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति के गुण होते हैं उसके साथ समानता स्थापित किया जाता है। और इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की तरह राज्य के जीवन का भी विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी जिस तरह से व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह की विकास की संभावना होती है, जिस तरह से विकास करता है, वैसे ही राज्य के जीवन के विकास की भी कल्पना इस पद्धति के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट में हम आते हैं छठा मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग है, इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव व समूहगत स्वभाव के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अक्सर चुनाव में जब देखते हैं, चुनाव आ जाता है, तमाम सारी जनसभाएं आयोजित होती हैं और उसमें तमाम तरह के राजनीतिक वक्ता आते हैं और अपनी भाषण से, अपने जोशीले भाषण से जनता के दिमाग में इस तरह की बातें जो प्रभाव स्थापित कर देते हैं अपनी बातों से, कि जनता उनकी बातों से प्रभावित हो जाती है और अपने मतों को उनके पक्ष में करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक असर चुनाव में इसका प्रयोग होता है और जनता के ऊपर एक तरह से प्रभाव डालने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दल का अध्ययन, यह पद्धति राजनीतिक दलों के अध्ययन में इस पद्धति का अध्ययन सहायक होता है और चुनाव आज राजनीतिक दल का अध्ययन करने में यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
क्योंकि दो तरह के हम लोगों ने पूर्व पहले चैप्टर में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने और न मानने के संदर्भ में चर्चा की थी कि कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कुछ लोग विज्ञान नहीं मानते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति यानी कुछ पदार्थ विज्ञानों से हम राजनीति विज्ञान की तुलना करते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज राजनीति विज्ञान चूंकि एक समाज विज्ञान है और समाज विज्ञानों का पदार्थ विज्ञानों से कंपैरिजन करना पूर्ण रूप से श्रेष्ठकर नहीं है। तो इस पद्धति में सादृश्यता स्थापित करने की प्रक्रिया तो चल रही है, जो समाज विज्ञानों को एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित निश्चित करने का प्रयास है। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या है कि यह निश्चित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। और इस आधार पे हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में भी भूत के आधार पर वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य का चिंतन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर इसको भी विज्ञान मान लेते हैं। लेकिन वर्तमान में क्योंकि यह विषय मानव पर आधारित है, मानव व्यवहार पर आधारित है और मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, यह चेतनशील है और परिवर्तनशील होने के नाते यह प्राकृतिक या पदार्थ विज्ञानों से सादृश्यता स्थापित कर पाना संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्व में परंपरागत अध्ययन पद्धति और आज आधुनिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सावयव पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, जीवशास्त्रीय, समाज, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किए हैं। अब इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न वर्कर सामने आते हैं आपसे इस तरह की आधुनिक पद्धति में या परंपरागत पद्धति में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति है और ये चारों पद्धतियां आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। और जो दार्शनिक पद्धति है वह निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है और आधुनिक पद्धति के अंतर्गत हम इन सातों पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।